इस वीडियो से हम एक न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की बुक पॉलिटिकल थियरी। क्लास 11 की एक और जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। उस बुक में हमने गवर्नमेंट के ब्रांचेस क्या क्या हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, फंडामेंटल राइट्स, ये सब कवर किया था। इस बुक में हम पॉलिटिकल साइंस के ही थियोरेटिकल कंसेप्ट्स को समझेंगे। फॉर एग्जांपल उस बुक में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या राइट्स देता है। इसमें पढ़ेंगे कि राइट्स का मतलब क्या है, किस बेसिस पे राइट्स दिए जाते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पर्पस क्या है, इस तरह की बातें। तो इस फर्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इन सब क्वेश्चंस का आंसर इस चैप्टर में मिलेगा। ह्यूमन बींग्स के पास दो यूनिक क्वालिटीज़ हैं। यूनिक इन द सेंस कि ये बाकी स्पीसीज के पास नहीं है, या अगर है भी तो उतना नहीं जितना हमारे पास है। पहला है रीजन और दूसरा लैंग्वेज। यह रीजन का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग। ह्यूमन बींग्स अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर्स को लॉजिकली इवेल्युएट कर सकता है कि कौन सा बिहेवियर या एक्शन सही है और क्या गलत है। और लैंग्वेज को यूज़ करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब लैंग्वेज तो बाकी स्पीसीज के पास भी है, लेकिन वो काफ़ी बेसिक लेवल का लैंग्वेज या कम्युनिकेशन है, उतना ही जितना उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ह्यूमन बींग्स का लैंग्वेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हम काफ़ी डिटेल में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी का ओरिजिन इन्हीं दो यूनिक क्वालिटीज़ से हुआ है, क्योंकि थिंकिंग, डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चनिंग और एक्शन, ये सब इसका पार्ट है। पहला क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स क्या होता है। तो पॉलिटिक्स के बारे में लोगों की अलग अलग सोच होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक तरह की पब्लिक सर्विस है, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स लोगों की मदद करते हैं। लाइक अगर एक पॉलिटिशियन जो एजुकेशन या हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, तो वो लोगों की मदद कर रहा है। हालांकि ये ज़्यादातर वही लोग बोलते हैं जो खुद पॉलिटिशियन हो या उससे रिलेटेड कुछ हो। दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स को मैनिपुलेशन और अपने फ़ायदे के लिए किया जाने वाला काम समझते हैं। लाइक अगर पॉलिटिशियन वोट के लिए फॉल्स प्रॉमिसेस करता है, या फिर अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, या क्राइम्स में इन्वॉल्व है, तो लोग पॉलिटिक्स को स्कैम्स के साथ जोड़ देते हैं। या इवन किसी और फील्ड में भी जब हम देखते हैं कि कोई कुछ अनफेयर तरीके से फ़ायदे लेने की कोशिश करता है, तो हम कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है। यानी पॉलिटिक्स की इमेज कुछ क्लियर नहीं है। क्या ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमें दूर रहना चाहिए, या फिर ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमें इंगेज करना चाहिए। दरअसल में पॉलिटिक्स अपने आप में गलत नहीं है, बस अनफॉर्चुनेटली इसका इमेज गलत बन गया है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये इसमें इन्वॉल्व लोगों पे डिपेंड करता है कि वो पॉलिटिक्स को कैसा बना रहे हैं। ये तो सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोई भी सोसाइटी बिना किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के नहीं चल सकती है, क्योंकि सोसाइटी में होते हैं मेंबर्स, और उन मेंबर्स की होती है अलग अलग ज़रूरतें। अगर उस सोसाइटी को सस्टेन करना है, स्मूथली फंक्शन करना है, तो उसको अपने सभी मेंबर्स के नीड्स और इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसके लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का होना और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करने का काम करता है। एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज़, NGOs, ट्रेड यूनियंस वगैरह होते हैं, जो अपनी डिमांड मनवाने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं। गवर्नमेंट भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है। इसीलिए गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है और कैसे फंक्शन करती है, ये पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट्स के अफेयर्स तक ही लिमिटेड नहीं है। गवर्नमेंट्स जो पॉलिसीज़ बनाती है वो डायरेक्टली हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। लाइक अगर गवर्नमेंट एजुकेशन और जॉब्स पे फोकस करेगी तो हमारी लाइफ भी बेटर होगी, और अगर गवर्नमेंट करप्ट और इनएफिशिएंट होगी तो इसका नुकसान हमें भी होगा। इसीलिए हम उनके एक्शंस में इंटरेस्ट रखते हैं। अपने डिमांड्स को रखने के लिए हम एसोसिएशंस बनाते हैं, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और जब हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज से डिसएग्री करते हैं तो हम प्रोटेस्ट भी करते हैं। हम डिफरेंट टॉपिक्स लाइक करप्शन, रिजर्वेशन, इलेक्शन रिजल्ट्स, इन सब पे डिस्कशन और डिबेट भी करते हैं। यानी हम भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, और ये ज़रूरी भी है। तो कुल मिला के समरी ये है कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट नीड्स और वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट के लिए रोड्स ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए जंगलों को काटना पड़ता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। ज़रूरी डेवलपमेंट भी है, ज़रूरी इन्वायरमेंट भी है। इसीलिए मल्टीपल नेगोशिएशन और कलेक्टिव डिसीजन लेना पड़ता है, ताकि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकले और हम एज अ सोसाइटी स्मूथली फंक्शन कर सकें और ग्रो कर सकें। यही पॉलिटिक्स है। नेक्स्ट है कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते क्या है।
अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे आसपास कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज और प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके आधार पर हम पॉलिसीज बनाते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं। वैल्यूज लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, इन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं वैल्यूज को स्टडी करता है, इसे समझने की कोशिश करता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। ये वैल्यूज एक दिन में नहीं बना है, लंबे डिबेट, डिस्कशन और थिंकिंग के बाद इन वैल्यूज को अडॉप्ट किया गया है। पुराने थिंकर्स जैसे कौटिल्य, एरिस्टोटल, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, इन लोगों ने अपने अपने आइडियाज़ दिए। जैसे कि रूसो ने पहली बार कहा कि फ्रीडम हर इंसान का राइट है और मार्क्स ने कहा कि फ्रीडम के साथ इक्वालिटी भी जरूरी है। इंडिया में गांधी जी ने स्वराज यानी सेल्फ गवर्नेंस का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझाया, जिसमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के साथ साथ सोशल, इकोनॉमिक और मॉरल इंडिपेंडेंस को भी इंक्लूड किया। अंबेडकर जी ने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट्स को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं थिंकर्स के आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके अलग अलग कंसेप्ट्स को स्टडी करता है, इनको डिफाइन करने की कोशिश करता है, लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब का सही डेफिनेशन क्या होना चाहिए। अब है कि हमने इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी तो अचीव कर लिया है, तो पॉलिटिकल थ्योरी अब क्यों इम्पोर्टेंट है? तो वो इसलिए क्योंकि इश्यूज अभी भी हैं, इनफैक्ट कुछ ना कुछ हमेशा रहने वाले हैं, इसलिए हमें लगातार इसे चेक और नीड के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना होता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल राइट्स तो सबके पास बराबर हैं, लाइक सभी 18+ वोट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को बराबर फंडामेंटल राइट्स दिया है। लेकिन इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर्स में बराबरी अभी भी नहीं है। सोशल स्फेयर्स में जैसे कास्ट या पॉवर्टी की वजह से कई लोग सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, कुछ लोग सोसाइटी में प्रिविलेज्ड हैं लेकिन कुछ लोग बेसिक चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर पाते। जेंडर इनइक्वालिटी का भी इशू है। दूसरा कि नई सिचुएशंस के हिसाब से हमारे राइट्स को भी नया मीनिंग दिया जाता है। जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। कोर्ट्स ने समय समय पे इसमें बहुत से राइट्स को इंक्लूड किया है, जैसे राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी। तीसरा कि नए तरीके की फ्रीडम और नए चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं, जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बहुत फ़ायदे हैं। पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यही टेक्नोलॉजी टेररिस्ट्स और क्रिमिनल्स के लिए भी काम करती है। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसे कंट्रोल करना चाहे तो इशू ये आता है कि इससे जनरल पब्लिक की फ्रीडम या प्राइवेसी भी तो खतरे में आ सकती है। तो सवाल है कि इन चीज़ों पे गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल होना चाहिए, और पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी आज भी रेलिवेंट है और हमेशा रहेगा। जब हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में एक ट्राइंगल या स्क्वायर की एक ही डेफिनेशन होती है, लेकिन पॉलिटिकल कंसेप्ट्स जैसे इक्वालिटी या जस्टिस, इसका कोई एक मीनिंग नहीं होता। हर इंसान के अपने अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसीलिए इक्वालिटी या फ्रीडम के कई अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। सपोज हम डॉक्टर के क्लिनिक में एक क्यू में खड़े हों और कोई लाइन तोड़ के आगे आ जाए, या कोई बाद में आए और उसे हमसे पहले ट्रीटमेंट मिल जाए, तो हमें ये गलत लगेगा, क्योंकि हमें लगेगा कि ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इक्वालिटी की, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। लेकिन अगर कोई ओल्ड या डिसेबल्ड पर्सन है, उनको पहले ट्रीटमेंट दिया जाए या उनके लिए कोई स्पेशल लाइन बना दी जाए, तो हमें शायद लगे कि उनके लिए ये फेयर है। तो अब इक्वालिटी का मतलब सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं रह गया, अब उसमें फेयरनेस भी शामिल हो गया। और जो डिसएडवांटेज हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन देना भी इक्वालिटी में इंक्लूड हो गया। अगर एजुकेशन का एग्जांपल लें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर बच्चे को स्कूल जाने का राइट है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो हर बच्चे को ये राइट नहीं मिल पाता है। कारण हो सकता है लाइक पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है तो राइट्स का क्या मतलब। इस वजह से ये लॉजिकल लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ और स्टेप्स लेने चाहिए, लाइक मिड डे मील्स प्रोवाइड करना, ताकि बच्चे स्कूल जाए। तो इक्वालिटी की कई डेफिनेशंस होती है, ये डिपेंड करता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। कब इक्वल अपॉर्चुनिटी काफ़ी है या कब स्पेशल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, ऐसे प्रैक्टिकल सवालों का जवाब पॉलिटिकल थ्योरी देती है। इसी तरह बाकी कंसेप्ट्स जैसे फ्रीडम, जस्टिस, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इसके मीनिंग्स को समझने और क्लैरिफाई करने में भी पॉलिटिकल थ्योरी मदद करती है, ताकि इन कंसेप्ट्स को हम रियल लाइफ में समझ सकें और पॉलिसीज़ बनाने में यूज़ कर सकें।
एक क्वेश्चन है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ें। ये तो पॉलिटिशियंस के लिए होता होगा जो पॉलिटिक्स में होते हैं, या फिर ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिसीज बनाते हैं, लॉयर्स और जजेस को इसकी ज़रूरत होती होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को इंटरप्रेट करते हैं, या फिर एक्टिविस्ट्स या जर्नलिस्ट्स के लिए है ये जो एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज करते हैं और नए राइट्स की डिमांड करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को फ्रीडम या इक्वालिटी जानने का क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ 4 पॉइंट है। फर्स्ट की पॉलिटिकल थ्योरी सभी लोगों के लिए रेलिवेंट है क्योंकि इवन स्टूडेंट्स फ्यूचर में शायद इन्हीं प्रोफेशंस में जा सकते हैं, या अगर नहीं भी गए तो भी जैसे मैथ्स और साइंस का बेसिक नॉलेज ज़रूरी है वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी का बेसिक नॉलेज भी ज़रूरी है। दूसरी बात, हम सभी वोट डालते हैं या कभी ना कभी डालेंगे, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें पॉलिटिकल आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस का कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि हम सोच समझ के अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें। अगर हम इन्फॉर्म्ड और लॉजिकल होंगे तो हम दूसरों के इंटरेस्ट्स को भी समझ पाएंगे और अपने इंटरेस्ट्स को भी बेटर एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसे कोई परफॉर्मर कैसा परफॉर्म करेगा ये इस पे भी डिपेंड करता है कि ऑडियंस कैसी है, वैसे ही पॉलिटिशियंस कैसा काम करेंगे ये इस पे भी डिपेंड करता है कि पब्लिक कितनी इन्फॉर्म्ड और एक्टिव है। तीसरी बात, फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमसे काफ़ी कनेक्टेड है। ऑन डेली बेसिस हम डिस्क्रिमिनेशंस देखते हैं, चाहे वो फैमिली में हो, स्कूल में हो या कहीं और। हम खुद भी कई बार बायस्ड हो जाते हैं कास्ट, रिलीजन, जेंडर या क्लास के बेसिस पे। अगर हम खुद ऑप्रेस्ड फील करते हैं तो हमें लगता है कि इस इनजस्टिस का कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, और अगर वो डिले होता है तो हम वायलेंट एक्शन को भी जस्टिफाइड समझने लगते हैं। लेकिन अगर हम प्रिविलेज्ड हैं तो अक्सर हम ये डिनाई करते हैं कि कोई ऑपरेशन भी फेस कर रहा है। पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अपने पॉलिटिकल व्यूज़ और फीलिंग्स को बेटर एग्जामिन करें। जब हम इन थॉट्स को थोड़ा क्लोजली देखते हैं तो हम अपनी एक्सट्रीम थिंकिंग को थोड़ा मॉडरेट कर पाते हैं। और फाइनली, स्टूडेंट्स के डिबेट्स, कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं जिसमें हम अपने ओपिनियंस देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कभी कभी हम ये नहीं जानते कि जो हम सोच रहे हैं वो रीजनेबल है भी या नहीं। जब हम दूसरों के साथ आर्ग्यू करते हैं तब हमें समझ आता है कि अपनी बात को डिफेंड करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजंस देना जरूरी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी इसमें भी हमारी मदद करती है ताकि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे अपने ओपिनियंस को पॉलिश कर सकें और इन्फॉर्म्ड तरीके से आर्ग्यू कर सकें। रैशनल डिबेटिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी तो एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। सो पॉलिटिकल थ्योरी हम सभी के लिए यूज़फुल है। तो इस चैप्टर में यही बेसिक बातें थी। नेक्स्ट चैप्टर से हम उन वैल्यूज़ को स्टडी करेंगे जिसके बारे में इस वीडियो में हमने बात की, लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।